भूतिया आईना। किसी शहर में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार में रमेश, रमेश की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम चीकू और बबली था। महेश को अपने परिवार के साथ शहर में आए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन नए घर में आते ही रमेश की बेटी बबली का बर्ताव कुछ बदल सा गया था। बबली ज्यादातर या तो अकेले रहती थी या फिर आईने के सामने बैठकर कुछ न कुछ बोलती रहती थी। वाह, तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो। अब से तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे तुम मुझसे खेलने बाहर कब आओगी? बबली आईने के सामने बैठकर बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बबली की मम्मी सरिता आ जाती है। बबली बेटा, तुम आईने के सामने बैठकर किससे बातें करती रहती हो? मम्मी, मैं अपने एक दोस्त से बात करती हूँ। दोस्त? पर यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे आईने में रहता है। वो मुझसे बहुत सारी बातें करता है। बबली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आईने में हमें खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, जहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आईने के सामने बैठकर अपना समय बर्बाद मत किया करो। पर मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। तुम उल्टी सीधी बातें करना बंद करो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बबली की बात को नजरअंदाज कर सरिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और बबली का व्यवहार सबसे अलग होता जाता है। उसे घर के हर आईने में कोई न कोई दिखाई देता था, जिससे वो रोज बातें किया करती थी और उसे अपना दोस्त बताती थी। एक दिन बबली आईने के सामने बैठकर बातें कर रही थी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रही। सारा दिन भर तुमने मुझे आईने के सामने बैठा कर रखा है। प्लीज अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तभी उसका भाई चीकू ने उसे अकेले बातें करते हुए देख लिया। ये बबली को क्या हो गया है? घर के हर आईने में ऐसा कौन सा दोस्त दिखाई देता है जिससे बबली पूरा दिन बातें करती है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। चीकू अपनी बहन पर नजर रखने लगता है। कुछ दिनों के बाद चीकू को बबली के कमरे में से अजीब सी आवाजें आती है। अरे, ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है बबली के कमरे से? कहीं बबली किसी मुसीबत में तो नहीं? चीकू फटाफट से बबली के कमरे में जाता है और अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी चीकू को आईने में एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर चीकू बुरी तरह घबरा जाता है। चीकू कमरे से भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है। मम्मी पापा, जल्दी मेरे साथ बबली के कमरे में चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा, हुआ क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पहले आप दोनों मेरे साथ बबली के कमरे में चलो, फिर सब बताता हूँ। इतना कहकर चीकू अपने मम्मी पापा को बबली के कमरे में ले गया। देखिए मम्मी पापा, इस आईने में देखिए, इसमें भूत है। रमेश और उसकी पत्नी आईने में देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ अपनी परछाई के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो गुस्से में चीकू से बोलते हैं। ये सब क्या है चीकू? ऐसा मजाक क्यों किया तुमने? हाँ चीकू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े हो गए हो और ऐसा मजाक ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही परछाई आईने में फिर से वापस आ जाती है। वो परछाई भारी आवाज में चीकू से कहती है। क्या हुआ चीकू, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? आवाज सुनते ही चीकू डर के पीछे देखता है तो उसे वो परछाई आईने में नजर आती है। परछाई देखते ही चीकू बहुत डर जाता है। भूत! इस आईने में भूत है, कोई बचाओ मुझे। चीकू कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या हुआ चीकू, कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ आ गए हो तो मुझसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे और मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी बहन बबली मेरी दोस्त है। वो हर रोज मुझसे बहुत सारी बातें करती है। क्या वो तुमसे बातें क्यों करती है? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और आज के बाद तुम्हें हर रोज मुझसे बात करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए चीकू उस परछाई की हाँ में हाँ मिला देता है। ठीक है, मैं तुमसे हर रोज यहाँ आकर बात करूँगा, लेकिन अब मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो। ये सुनकर परछाई चीकू को कमरे से जाने देती है, लेकिन उस दिन से चीकू को भी वो परछाई घर के हर आईने में नजर आने लगती है,
जिसकी वजह से चीकू बहुत ज्यादा डर जाता है। ये परछाई तो कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। शायद इसीलिए बबली इससे बात करते रहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए चीकू उस परछाई से बचने के लिए घर के बाहर बने एक पार्क में चला जाता है। पार्क में चीकू को एक कोने में बबली बैठी हुई दिखाई देती है। चीकू बबली के पास जाकर बैठता है। बबली, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आ गया है कि कितने समय से तुम पर क्या बीत रही थी। वो परछाई तुम्हें बहुत परेशान कर रही है ना? हाँ भाई, जब हम इस घर में आए थे तब मेरे कमरे के आईने में मुझे वो परछाई दिखी थी। मैंने आप सबको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी भी मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती थी। और फिर धीरे धीरे ये मुझे घर के हर आईने में दिखने लगी और मुझसे बातें करने लगी। मुझे माफ कर दो बबली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। ये परछाई मुझे भी दिखाई दी और उसने हर रोज मुझसे बात करने के लिए बोला है। और तो और वो मुझे घर के हर आईने में दिख रही है। भाई, अगर आपने एक बार उस परछाई की बात मान ली तो फिर वो घर में किसी भी जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जब भी किसी आईने के सामने जाओगे तो वो आपको जरूर नजर आएगी। चीकू परछाई से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगता है। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। हाँ भैया, जल्दी ही कोई आइडिया निकालो, वरना ये परछाई हमारे पीछा नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चीकू कहता है, मुझे आइडिया मिल गया। चलो बबली, जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही रास्ता है हमारे पास उस परछाई से छुटकारा पाने का। घर जाकर चीकू और बबली एक आईने के सामने जाते हैं और जैसे ही उन्हें परछाई नजर आती है तो वो उस आईने को लेकर बबली के कमरे में चले जाते हैं और ऐसे ही एक एक करते हुए घर के सारे आईने उस कमरे में ले जाते हैं। तभी उन आईनों में से परछाई के चिल्लाने की आवाज आती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परछाई के चिल्लाने की आवाज चीकू और बबली के माता पिता भी सुन लेते हैं और वो दौड़ते हुए बबली के कमरे में जाते हैं। चीकू और बबली, ये सब क्या हो रहा है? घर के सारे आईने यहाँ पर क्यों रखे हैं और ये आवाज किसकी थी? मम्मी पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आईने की तरफ ध्यान से देखो, आपको इसमें परछाई दिखाई देगी। जैसे ही रमेश और सरिता आईने की तरफ देखते हैं तभी परछाई दोबारा आईने में से बोलती है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आईने में से परछाई को बोलते देख सरिता डरकर बेहोश हो जाती है। चीकू, मम्मी को क्या हो गया? घबराओ नहीं बबली, मम्मी बेहोश हो गई है। मम्मी को थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। पापा, जल्दी से मम्मी को दूसरे कमरे में लेकर जाओ। पर चीकू बेटा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पापा, आपको सारी बात बताऊंगा, पहले हमें दूसरे कमरे में मम्मी को लेकर चलना चाहिए। चीकू और रमेश मिलकर सरिता को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। थोड़ी देर में सरिता के होश में आने के बाद बबली और चीकू उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि अब वे लोग उस घर में नहीं रहेंगे। चीकू की माँ, जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस कमरे को लॉक कर देना चाहिए। तभी आईने के अंदर से परछाई बोलती है, नहीं, ऐसा मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन चीकू चतुराई से बबली के कमरे में रखे उन सब आईने को वहीं लॉक कर देता है और उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। एक बार की बात है, मुंबई में एक गरीब परिवार रहता था। मोहन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था और उसकी पत्नी गीता घर संभालती थी। उनकी इकलौती बेटी रानी भी थी, जो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मोहन को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और रानी भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती थी ताकि वो अपने घर की गरीबी को खत्म कर सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। अचानक मोहन जहाँ मजदूरी करता था वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। अब रानी की स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी और घर का राशन भी खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें कुछ दिनों से भूखा सोना पड़ रहा था। एक दिन गीता अपने पति से कहती है, देखिए जी, अब हम मुंबई जैसे बड़े शहर में नहीं रह सकते। घर का किराया, राशन, सपना की स्कूल की फीस, ये सब कैसे जुटा पाएंगे हम? आपकी तो नौकरी भी छूट गई है,
इसलिए मैं तो कहती हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने गांव वापस चलते हैं। छोटी सी जमीन है, वहीं पर आप खेती बाड़ी कर लेना। कम से कम भूखे रहने की नौबत तो नहीं आएगी। मम्मी, अगर हम गांव चले जाएंगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? गांव में तो अच्छे स्कूल भी नहीं होते। मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और आप दोनों की हर ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हूँ। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी। और गांव में तो अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं होती। अरे रानी बिटिया, पेट में कुछ होगा तभी तो कुछ पढ़ पाओगी ना, और खाने को ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? और बेटी, तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो इतनी ज्यादा है। अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते। बिटिया, घर का किराया सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें गांव जाना ही होगा, और हमारे गांव में भी स्कूल है। मोहन को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ जाती है और वो अपनी बेटी को समझाता है। अपने माता पिता की बात रानी को समझ में आ जाती है और वो अपने घर के हालातों को देखकर गांव जाने का फैसला कर लेती है और पूरा परिवार अपने गांव वापस आ जाता है। उनका अपना एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी जमीन थी जिस पर मोहन सब्जियां उगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति ठीक होती जा रही थी। अब पूरा परिवार 2 समय का खाना खा पा रहा था। अब रानी अपना स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कहती है। मम्मी, अब तो मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। तभी वहाँ मौजूद उनकी पड़ोसन राधिका कहती है। अरे सावित्री बहन, अपनी बिटिया को गांव के स्कूल में पढ़ने मत भेजना। आपको पता है, जो भी उस स्कूल में पढ़ने जाता है वो बच्चा पढ़ लिख कर अपने माता पिता को छोड़ विदेश चला जाता है और अपने माता पिता की तरफ पलट कर भी नहीं देखता कि वो जी रही है या मर चुकी है। नहीं राधिका आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने माता पिता को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मैंने भी अपने गांव के स्कूल के बारे में बहुत सारे अफवाहें सुनी हैं। और वैसे भी सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। मम्मी, बस आप मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। गीता बहन, आपकी बेटी आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको समझाना। अब आपके समझ में ही नहीं आ रहा तो कोई क्या ही कर सकता है। आप अपनी बेटी को गांव के स्कूल में भेज दीजिए। जब वो पढ़ लिख कर विदेश चली जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं ठीक ही कह रही थी। गांव वाले अपने बच्चों को गांव के स्कूल में भेजते हुए डरते थे, क्योंकि जो भी उस स्कूल में पढ़ता था वो बच्चा पढ़ लिख कर कभी अपने माता पिता के पास वापस नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश जा चुके हैं। रानी को ये सब बातें अफवाह लग रही थी, इसलिए वो अपने माता पिता से जिद करके अपना गांव के ही स्कूल में एडमिशन करवा लेती है। और आज रानी का स्कूल में पहला दिन था। वो स्कूल में जैसे ही कदम रखती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और वो सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और टीचर भी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही थी, बहुत प्यार से उनसे बातें कर रही थी। ये सब देखकर रानी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे, ये स्कूल तो कितना ज्यादा अच्छा है। इस स्कूल में कितनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है। गांव वाले भी पागल ही हैं। अगर उनके बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें क्या परेशानी है। सभी टीचर्स कितने अच्छे से समझा रही हैं। ऐसी पढ़ाई तो मेरे स्कूल में भी नहीं होती थी जैसे यहाँ पर हो रही है। मैडम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ रानी बेटा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। और वैसे भी तुम तो हमारे स्कूल की नई स्टूडेंट हो, तुम्हें चॉकलेट खाने को मिलेगी। इतना कहकर मैडम रानी को सवाल समझा देती है और कहती है, इसी तरह मन लगाकर और लगन से पढ़ाई करती रहना। छुट्टी के बाद मेरे कैबिन में आना, तुम्हें चॉकलेट दूंगी। मैडम रानी को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। रानी को सभी टीचर्स का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है और वो छुट्टी होने के बाद मैडम के कैबिन में जाती है। उसे उसकी क्लास टीचर एक बड़ी सी चॉकलेट खाने को देती है, जो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। रानी चॉकलेट लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने घर जाने लगती है। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है वो स्कूल कितना अच्छा है। मुझे कितनी ज्यादा महंगी और बड़ी चॉकलेट भी दी है मैडम ने। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चॉकलेट नहीं खाई। चलो, घर जाने से पहले इस चॉकलेट को खा लेती हूँ। इस नदी के पास बैठकर खाऊंगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर रानी वहीं नदी के पास बैठकर अपनी चॉकलेट खोलकर जैसी ही खाने वाली होती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और रानी के हाथ से वो चॉकलेट गिरकर नदी में डूब जाती है
रानी को बहुत दुख होता है कि उसे चॉकलेट खाने को मिली मगर वो उसे खा ना सकी और वो रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता को अपने गांव के स्कूल के बारे में सब बताती है। मम्मी, आपको पता है मेरा स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। मुंबई से आते हुए तो मैं डर रही थी कि कहीं मेरा भविष्य खराब ना हो जाए, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन अगर मैं इस स्कूल में पढ़ती रही तो देखना, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और आपको पता है एक टीचर ने तो मुझे बहुत बड़ी और बहुत महंगी चॉकलेट दी थी, लेकिन वो नदी में गिर गई, मैं उसे खा ना सकी। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया कि तुम्हारा स्कूल में मन लग गया और इस स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। इतने कम पैसों में अच्छी पढ़ाई तुम्हें मिल जाएगी, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। गांव हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अच्छा बिटिया, अब तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। रानी और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन रानी अच्छे से तैयार होकर दोबारा से अपने स्कूल जाती है और आज जब रानी स्कूल जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि कल तक जो बच्चे उसे साधारण बच्चे नजर आ रहे थे वो सब भूत बन चुके थे, शैतान बन चुके थे और जो टीचर्स पढ़ा रही थीं वो सब चुड़ैल बन चुकी थीं। ये सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बच्चे भूत और शैतान हैं और टीचर चुड़ैल है। ये स्कूल साधारण स्कूल नहीं है, ये तो भूतिया स्कूल है। यहाँ पर तो भूतों को पढ़ाया जाता है। मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं भूतिया स्कूल में नहीं पढ़ सकती। ये भूतों का स्कूल है। रानी, आज हमसे पढ़ाई नहीं करोगी। आज मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दूंगी। कल की चॉकलेट तुम्हें कैसी लगी? स्वादिष्ट लगी ना? हमारे यहाँ की चॉकलेट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। चलो सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करो। रानी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो डर के मारे स्कूल से भाग भी नहीं सकती थी। उसके पसीने छूट रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। जब रानी की क्लास टीचर पढ़ाकर अपने कैबिन में चली जाती है तो रानी उनके पीछे पीछे जाती है। उसे डर तो बहुत लग रहा था लेकिन वो इस भूतिया स्कूल का राज जानना चाहती थी और वो डरते डरते मैडम के पीछे जाती है। सोनिया मैडम अपने कैबिन में जाकर अपनी सरदार से मिलती है। कल हमारे स्कूल में जो नई लड़की का एडमिशन हुआ था, मैंने उसे चॉकलेट खिला दी है। वो हमारे स्कूल में आज भी पढ़ने आई है और उसे हम साधारण इंसान ही लग रहे हैं। तभी तो वो हमसे पढ़ रही थी, वरना हमसे डरकर भाग ही जाती। अब वो रोज हमारे स्कूल में पढ़ने आएगी और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो हमारी तरह हमारी मंडली में शामिल हो जाएगी। इस गांव के हमने 99 बच्चों को तो भूत बना दिया है और उनके माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर विदेश जा चुके हैं। बस ये आखिरी स्टूडेंट है। 2 साल तक हमारे स्कूल में पढ़ाई करती रहेगी तो हमारी मंडली में शामिल हो जाएगी। उसके बाद जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम आसानी से हासिल कर लेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। ये भूतिया स्कूल इस गांव के ऊपर कहर बनकर बरसेगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। हम किसी भी गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस स्कूल में मुझ पर और आप पर बहुत टॉर्चर किया गया है। हमें बहुत सताया गया है और गांव वालों ने हमारी मदद नहीं की, हमारा साथ नहीं दिया। अगर गांव वाले हमारा साथ देते तो ना हम मरते, ना हम चुड़ैल बनते और ना ही हम भूतिया स्कूल बनाते। अब इस भूतिया स्कूल के सभी भूत गांव वालों को कच्चा चबा जाएंगे, तब जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। झारखंड के एक छोटे से गांव में नित्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके माता पिता उसे कोई भी खुशी देने से पीछे नहीं हटते थे। वो भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वो दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। उसकी भूरी आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते थे। लेकिन इन कुछ दिनों से नित्या बहुत बीमार रहती थी। उसके माता पिता ने आसपास के छोटे मोटे डॉक्टरों से उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुई। अंत में वो उसे बड़े हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने टेस्ट करवाने के लिए कहा। टेस्ट के बाद पता चला कि नित्या को तो ब्लड कैंसर है। ये खबर जानकर नित्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी भी हाल में अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहते थे। नित्या की माँ साधना का तो रोते रोते बुरा हाल हो रहा था।
ऐसा कैसे हो सकता है जी? हमने तो अपनी बेटी का शुरुआत से ही बहुत ध्यान रखा था। भगवान ने हमें एक ही औलाद दी और उसको भी इतनी भयानक बीमारी दे दी। अपने आप को संभालो साधना, अभी हम दोनों को मिलकर नित्या का ख्याल रखना है। अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो हम नित्या को कैसे संभालेंगे? तब से नित्या के माता पिता उसका बेहद ख्याल रखने लगते हैं। नित्या अपनी बीमारी के बाद से अनजान थी। धीरे धीरे उसके सर से सारे बाल टूटने लगे और देखते ही देखते वो बिल्कुल टकली हो गई। जब वो अपने आप को आईने में देखती तो रोने लगती थी। उसे अपने गंजेपन की वजह से स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। एक दिन, माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। बच्चे मुझे टकली टकली बोलकर बहुत चिढ़ाते हैं। जो बच्चा तुम्हें चिढ़ाता है उनसे बात मत किया करो बेटा। सिर्फ अच्छे बच्चों से दोस्ती रखा करो। तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तुम्हारा स्कूल जाना जरूरी है। आज वैसे भी मैंने लंच में तुम्हें बहुत टेस्टी चीज दी है। ये सुनकर नित्या खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा बताओ क्या दिया है आपने मुझे आज लंच में? ये तुम्हारा सरप्राइज है। जब तुम लंच में अपना लंच बॉक्स खोलोगी तब देखना। नित्या एक्साइटेड होकर फटाफट अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है और अपनी मम्मी को बाय कहकर स्कूल के लिए निकल जाती है। साधना अपनी बेटी को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दूसरी तरफ जब नित्या स्कूल पहुंचती है तो लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती हैं और उसका मजाक बनाने लगती हैं। क्या है, तुम लोग मुझे देखकर हंस क्यों रही हो? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं टीचर से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम टीचर से शिकायत कर दोगी तो टीचर को हम भी कह देंगे कि टीचर, आपने ही तो हमें सिखाया है कि जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको टकली कहते हैं, इसलिए हम तुम्हें टकली कहते हैं। उस लड़की की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। नित्या किसी को कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पूरा दिन स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाते रहते और उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। उसे इन सब चीजों का बहुत बुरा लगता था। उस दिन नित्या बहुत उदास होकर घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ उदास सी लग रही हो? हमेशा की तरह आज भी स्कूल में बच्चों ने मुझे बहुत चिढ़ाया। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता माँ। ऐसा क्यों है? मैं गंजी क्यों हूँ माँ? मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? नित्या की ये बात सुनकर साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ को देखकर नित्या भी रोने लगती है। रोने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर साधना बहुत घबरा जाती है। बेटा, क्या हुआ बेटा? उठो, क्या हो गया तुम्हें? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? साधना तुरंत अपने पति को फोन करती है। उसका पति तुरंत ऑफिस से घर आता है और नित्या को लेकर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर नित्या का इलाज करते हैं और कहते हैं, देखिए, नित्या का कैंसर अभी लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। अब नित्या को कोई भी दवाई नहीं बचा सकती। अब तो पता नहीं कब नित्या आप लोगों को छोड़कर चली जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर साधना और उसका पति बहुत मायूस हो जाते हैं और उसे लेकर घर आ जाते हैं। अब तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से नित्या घर पर ही रहती थी। वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। इसी तरह एक दिन उनकी गली में एक फेरी वाला आया जिसके पास सुंदर सुंदर हेयर बैंड, कान की बालियां, रंग बिरंगे रिबन और बच्चों की क्यूट क्यूट सैंडल थी। उसने जैसे ही जोर जोर से आवाज लगाकर सामान बेचना शुरू किया, सुंदर सुंदर हेयर बैंड ले लो, कान की बालियां ले लो, रंग बिरंगे रिबन ले लो, क्यूट क्यूट से सैंडल ले लो। तब नित्या खुश होकर उसे देखने बरामदे पर आ गई। फिर दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। माँ, बाहर गली में बहुत सुंदर सुंदर सैंडल और हेयर बैंड बिक रहे हैं। उसमें से तुम्हें कुछ चाहिए क्या बेटी? नहीं माँ, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है। मैं हेयर बैंड कहाँ लगाऊंगी? मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है और सैंडल पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो मुझे कहीं बाहर लेकर भी नहीं जाती हो। इतना कहकर नित्या उदास होकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी साधना बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो उदास नित्या को मनाने के लिए उसका फेवरेट केक लेने जाती है। जब वो केक लेकर वापस लौट रही थी तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखती है। वो बच्ची साधना का पल्लू खींचने लगती है। क्या हुआ, तुम मेरा पल्लू क्यों खींच रही हो? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है लेकिन मैं कुएं से पानी नहीं निकाल पा रही हूँ। तुम मेरे लिए इस कुएं से पानी निकाल दो ना।
साधना मुस्कुराती है और कुएं से पानी निकालकर उस छोटी बच्ची को दे देती है। देखो, मैं अपनी बेटी के लिए केक लेकर जा रही हूँ, लो थोड़ा सा तुम भी खा लो। साधना थोड़ा सा केक उस बच्ची को दे देती है। फिर वो बच्ची अचानक से एक परी का रूप ले लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ साधना, तुम्हारी बेटी को कैंसर है और तुम इस वजह से बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती। कौन हो तुम? अभी तो तुम छोटी सी बच्ची थी, अचानक से परी में कैसे बदल गई? मैं परी ही हूँ साधना, मैं यहाँ तुम्हें इस जादुई कुएं के बारे में बताने आई थी। तुम्हारी सारी परेशानी का हल इस कुएं के पास है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुआं भला मेरी मदद कैसे करेगा? तभी साधना देखती है कि कुएं के अंदर से एक चमकदार हेयर बैंड और सैंडल निकल रहे हैं। ये देखकर साधना हैरान हो जाती है। तभी वो परी कहती है, देखा तुमने, इस कुएं ने ये जादुई हेयर बैंड और सैंडल तुम्हारे लिए प्रकट किया है। लेकिन ये दोनों चीजें मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? ये जादुई सैंडल जब तुम अपनी बेटी को पहनाओगी तो उसकी कैंसर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और ये जादुई हेयर बैंड लगाते ही उसके बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएंगे। क्या सच में इन दोनों चीजों से ये संभव है? हाँ साधना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आपने तो क्षण भर में मेरी सारी परेशानियाँ हल कर दी। धन्यवाद मेरा नहीं साधना, इस कुएं का करो। परी के कहे अनुसार साधना कुएं का धन्यवाद करके वो दोनों चीजें लेकर घर चली जाती है। घर जाकर साधना अपनी बेटी को आवाज लगाती है, नित्या, ओ नित्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। नित्या खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या लाई हो माँ? साधना वो हेयर बैंड और सैंडल नित्या को दिखाती है। वो दोनों चीजें देखकर नित्या उदास हो जाती है। अब आप भी मेरा मजाक बना रही हो? आपको पता है ना मेरे सर पर बाल नहीं है, फिर मैं ये हेयर बैंड कैसे लगा सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, तू एक बार इस हेयर बैंड को अपने सर पर लगा तो सही, फिर इसका जादू देखना। नित्या उस हेयर बैंड को अपने सर पर लगाती है और उसके ऐसा करते ही उसके सर पर बहुत लंबे घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर नित्या बहुत खुश होती है। माँ, ये तो सच में कमाल हो गया। नित्या खुशी के मारे उछलने कूदने लगती है और तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। एक पल के लिए तो साधना घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे कुएं के द्वारा दिए गए जादुई सैंडल की याद आती है। साधना जादुई सैंडल नित्या के पैरों में पहना देती है। उसके ऐसा करते ही नित्या की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करती है। माँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे हमेशा पूरे शरीर में दर्द रहता था, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और देखो, मेरे बाल भी लंबे हो गए। शाम को जब पिताजी घर आएंगे तब उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी। शाम को जब साधना का पति घर आता है तो नित्या का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। तब साधना अपने पति को सारी बात बताती है। सारी बातें जानकर साधना का पति भी बहुत खुश होता है। अब उस परिवार को किसी चीज का दुख नहीं था। जब डॉक्टर से नित्या को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि नित्या की सारी बीमारी खत्म हो गई है। ये जानकर नित्या के माता पिता चैन की सांस लेते हैं। उस दिन के बाद से नित्या आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है और जो भी कैंसर की इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होता है, वो लोग जादुई हेयर बैंड और जादुई सैंडल की मदद से उसकी मदद किया करते थे। इस प्रकार लोगों की मदद करते हुए वो परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है।